हमारे गठबंधन के तमाम वरिष्ठ नेतागण मौजूद, यहां पर मेरे प्रधानमंत्री जी के मंत्रिमंडल के तमाम साथी, मेरे मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल के तमाम साथी मौजूद, यहां पर हमारे गठबंधन के तमाम पदाधिकारी साथियों, आज जहां एक तरफ देश में लोकसभा चुनाव की शुरुआत हो गई और महज 12 दिन के बाद प्रथम चरण के चुनाव का मतदान होना है, ऐसे में आज का ये दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आने वाला चुनाव निर्धारित करेगा हम लोग के आने वाले 5 साल का भविष्य, और हम लोग को ये याद रखने की जरूरत है कि आज से 10 साल पहले के चुनाव सिर्फ हमारे समाज, हमारे प्रदेश, हमारे देश को बांटने की राजनीति के आधार पर होते थे। ऐसे विवादित विभाजनकारी मुद्दों को उठाया जाता था जिससे समाज में बंटवारे की राजनीति को साधा जा सके। भले वो धारा 370 की बात हो, भले वो राम मंदिर निर्माण की बात हो या विमेन रिजर्वेशन बिल की बात हो, आज हमारे प्रधानमंत्री जी ने तमाम इन मुद्दों का समाधान करने का कार्य किया। और आज अगर चुनाव में बात होती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात होती है, यहां पर विकास के कार्यों को गति देने की बात होती है। साथियों, आज इस मंच से मैं सिर्फ हमारी तमाम माताओं से, बुजुर्गों से और खास तौर पर मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों से आग्रह करूंगा। भारत एक युवा देश है, बिहार एक युवा प्रदेश है। लगभग 65% बिहार में ऐसे युवा हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। पहचानिए अपनी ताकत को। अगर बिहार के युवा एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारे बिहार के युवाओं की ताकत है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कभी हम युवाओं में भेदभाव नहीं किया, किसी को अगड़ा, किसी को पिछड़ा, किसी को हिंदू, किसी को दलित, ये नहीं सोचा। सबको साथ लेकर चलने की बात की, सबके साथ की, सबके विकास की, सबके विश्वास की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। आज जब बिहार में डबल इंजन की सरकार है, इसको हम लोग को मजबूती देने की जरूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी को मजबूती देने की जरूरत है, हमारे मुख्यमंत्री जी को मजबूती देने की जरूरत है, आदरणीय जीतन राम मांझी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी को मजबूती देने की जरूरत है। मेरे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक विकसित बिहार, एक विकसित देश का सपना देखा था, जिसे हमारे प्रधानमंत्री जी पूरा करने में लगे हुए हैं। आप सबसे आग्रह है, आज जब प्रधानमंत्री जी बिहार की इस धरती में है, एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से हमारे प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। अब मैं बिहार के सम्राट, बिहार के उप मुख्यमंत्री आदरणीय सम्राट चौधरी जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो आके जनता को संबोधित करे। सम्राट चौधरी जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय। जय श्री राम। आज नवादा की इस पावन धरती पर देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे बड़े नेता और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के नेता आदरणीय देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं नवादा की इस पावन धरती पर पूरे नवादा की ओर से दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत करने का काम करता हूं। आज यहां पर बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, आदरणीय बड़े भाई उपेंद्र कुशवाहा जी, इस मंच पर उपस्थित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी, सम्मानित नेतागण और इस मंच के सामने उपस्थित तमाम भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, छोटे छोटे बच्चों, माताओं बहनों, आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज नवादा की पावन धरती पर आए हैं। साथियों, आप लोगों से आग्रह करने आए हैं, आपने जो ताकत दिया था पिछले 10 वर्षों में इस देश में, जो संकल्प के साथ इस भारत को खड़ा करने का, उस भारत को बढ़ाने का काम आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। गरीबों के कल्याण के लिए आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह आदरणीय मोदी जी ने इस देश में गारंटी के तौर पर कहा है कि इस देश में जहां भी भ्रष्टाचार होगा उस भ्रष्टाचारी को जेल जाना पड़ेगा, उसी तरह हम लोगों ने भी
जब आपके आशीर्वाद से डबल इंजन की सरकार बनी है तो बिहार में तय किया है कि अब बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया, उनको या तो बिहार से बाहर जाना होगा, नहीं तो जेल के अंदर बंद होना पड़ेगा। इसलिए हम तमाम लोगों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि जो 10 साल से लगातार इस देश के प्रधानमंत्री जी गरीबों कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, और इस तरह आप तो सोच नहीं सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने गरीबों के लिए 5 किलो अनाज की भी व्यवस्था किया, तो आयुष्मान भारत के माध्यम से आज मात्र 15 दिनों में हम लोगों ने, जब डबल इंजन की सरकार आपके आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी बना, तो हम लोगों ने एक ड्राइव चलाया आचार संहिता के पहले, और 15 दिनों में बिहार के 2 करोड़ गरीबों को जिस तरह 5 किलो अनाज आप देते हैं, उसी तरह उसको 5 लाख का जो इलाज का सपना आपका है, उसको भी हम बिहार में स्थापित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए हम तमाम नवादा के साथियों से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, सभी जाति धर्म को उठकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें, और एक एक वोट 19 तारीख को विवेक ठाकुर जी के सामने बटन दबाकर कमल छाप को, निशान को देकर फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं बिहार के जनप्रिय नेता, बिहार के विकास पुरुष, हम लोग सभी के अभिभावक आदरणीय नीतीश कुमार जी से आग्रह करता हूं कि वो आके नवादा की धरती को संबोधित करे। नीतीश कुमार जिंदाबाद। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी, श्री नित्यानंद राय जी, बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी जी, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुशवाहा जी, बिहार सरकार के माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, अशोक चौधरी जी, रेणु देवी जी, संतोष कुमार सुमन जी, एनडीए के उम्मीदवार श्री विवेक ठाकुर जी, यहां उपस्थित एनडीए के सभी पार्टियों के जिलाध्यक्ष, सभी अनेक माननीय सांसदगण, विधायकगण, एनडीए के सभी नेतागण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, आज लोकसभा के चुनाव प्रचार में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी यहां पधारे हैं। मैं सबसे पहले उनका अभिनंदन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। आज ये बड़ी खुशी की बात है कि वे यहां पधारे हैं, और मुझको पूरी उम्मीद है कि आप सब जानते हैं कि जरूर विवेक ठाकुर जी भारी मतों से जीतेंगे। आज आदरणीय प्रधानमंत्री हम सब से अनुरोध करना यही चाहते हैं, और हम लोग भी इसी के प्रचार प्रसार में आप लोगों के बीच में आए, सब जीतिएगा। अब आप जानते हैं कि बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बहुत सहयोग मिलता है। अनेक कार्यक्रम वो चला रहे हैं, और उसके चलते आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप जान लीजिए कि बिहार में भी बहुत तेजी से काफी विकास हो रहा है, और याद करिए कि जब हम लोग 2005 में आए थे और 2006 से जो सारा काम शुरू हुआ,
वो तो नवंबर में हम लोग आए थे लास्ट में, 2005 का तो एक ही महीना और 2-3 दिन, और पूरा का पूरा 2006 से जो काम हुआ, खाली याद रखिएगा और देख लीजिए कि जरा कम उम्र के लोग हैं वो पुरानी बातों को भूल गए। हम सबको चाहेंगे कि अपने बाल बच्चों को भी याद करा दीजिए कि पहले क्या हाल था 5 के पहले। आजकल लोग प्रचार करने आता है और दावा पेश करता है, तो आप जरा याद करिए कि 2005 के पहले पूरे बिहार में क्या हाल था। आप शाम में घर से नहीं निकलते थे। अब नई पीढ़ी का लोग है खूब घूमता है, उसको तो याद नहीं है। क्या जान लीजिए कि 5 से हम लोग जब सत्ता में आए और काम करने लगे और 6 के बाद पूरे बिहार में इतना काम किया कि आज सब लोग शाम में टहल रहा है और पहले कोई घर से नहीं निकलता था, आने जाने का कहीं कोई रास्ता नहीं था, आज सब जगह रास्ता बन गया। तो इसको भूलिएगा मत। हम लोग 18वें साल में हैं, ऐसा मत बूझिएगा कि इसके पहले उन लोगों को मिला था 15 साल। और क्या काम किए थे? कोई काम किए थे क्या? पति पत्नी राज किए और कोई काम हुआ था? कोई काम नहीं हुआ था। इसलिए याद करिए, और हम तो यही कहेंगे कि पहले की स्थिति को पूरे तौर पर लोगों को मालूम होना चाहिए कि क्या बुरा हाल था, और उसके बाद हम लोगों की सरकार ने कितना काम किया है। यहां पर 5 से ही 100 से ही शुरू जो किया, और कितना होता था, कितना विवाद होता था पहले, और कितना झगड़ा होता था आपस में, कितना झगड़ा, और हिंदू मुस्लिम में भी खूब झगड़ा। अब आप देख रहे हैं कि 6 के बाद कोई हिंदू मुस्लिम का उस तरह का झगड़ा होता है, और पहले बहुत झगड़ा होता है। तो हम तो मुस्लिम लोगों को भी सबको कहेंगे, भूलिएगा मत, जब हम लोग आए तो सबको एकजुट किया, इसलिए ऐसा मत कर दीजिए, भूलिएगा मत। और जो जिनको मौका मिला वो कोई काम नहीं किए, इसलिए उनको मत वोट दीजिए। काम तो हम लोग किए। और आप लोग भूलिएगा मत, 10 में जब चुनाव हुआ था तो आप लोगों ने 50% से ज्यादा मुस्लिम लोगों ने हम लोग दोनों पार्टियों को वोट दिया था। तो आप भूलिएगा मत, हम लोग रात दिन काम कर रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कि कितना ज्यादा सब काम हो रहा है। आप पहले क्या हाल था भाई, स्वास्थ्य का क्या हाल था? आप जरा बताइए ना कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पहले क्या हाल था, भूलिए मत। 1 महीना में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सिर्फ 39 लोग आ जाते थे, किसी दिन 1 आदमी, किसी दिन 2, यह हालत था, किसी का इलाज नहीं होता था। और अब कितना बढ़ गया, अब 1 साल में 1000 से भी ज्यादा लोग आ रहे हैं अपने इलाज के लिए। तो जो समूचा काम किया हम लोगों ने 6 से ही, और इलाज के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी, हम लोगों ने न सिर्फ इलाज का व्यवस्था किया, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम लोगों ने तय कर दिया कि उसको जो कुछ भी इलाज करने में दवा की जरूरत है, जो कुछ भी होती है, वो सब का इंतजाम राज्य सरकार ने करवाया था। तो इन सब चीजों को भूलिएगा नहीं। और कितना ज्यादा पहले हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, तो हम लोग कितना कर दिए, हिंदुओं के भी उत्थान का, मुसलमानों का भी। आप समझ लीजिए 2006 में कब्रिस्तान की घेराबंदी किया है, 8000 कब्रिस्तान की घेराबंदी हो गई है, और भी कुछ हो रहा है। इसके लिए 9000 के करीब तय कर दिया गया बाद में, और भी चल रहा है, बाकी का भी हम लोग काम कर रहे हैं। और 60 वर्ष से पुराने मंदिरों का भी चहारदीवारी कर रहे हैं। बहुत लोग चोरी कर लेता है अंदर जाकर के मूर्ति से, तो उसका भी घेराबंदी हम लोग करा रहे हैं। तो हर तरह का काम तो हम लोग किए हैं, इसको भूलिएगा नहीं।
सब तरह का काम हम लोगों ने किया। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क, पुल, पुलिया, सबका निर्माण किया। और आप जानते हैं कि हम लोग जो किए, और जो 6 में, 10 में, ये सब में दोनों बार हम लोगों ने सब काम, और उसके बाद भी आगे काम किया। तो आप समझते हैं कि हर घर बिजली पहुंचा दिया गया। अब पहले कहां किसी को बिजली मिलती थी जी? हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया, हर घर नल पहुंचा दिया, हर घर शौचालय। पहले शौचालय किसी के घर में नहीं था। अब बाहर जो शौचालय जाते थे, अब बाहर का पानी पीते थे, इसलिए बहुत लोग बीमार पड़ता था। हम लोग यही बात सब दिन सबको कहते रहे, और आप सोचिए हर घर शौचालय पहुंचा दिया। तो एक एक काम हम लोगों ने कर दिया। अब पक्की गली नाली का निर्माण, टोलों को ग्रामीण सड़कों से भी जोड़ दिया गया। और उसके बाद फिर आगे भी काम करके हम लोगों ने कितना काम किया। आपको मालूम है 2005 से 2020 तक के बीच में 8 लाख से ज्यादा लोगों को सरकारी नौकरी मिली है और लाखों लोगों को रोजगार मिला। और इस बार 2020 में हम लोगों ने तय किया कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे और 10 लाख को सरकारी रोजगार देंगे। आप जान लीजिए 4 लाख हो चुका है, 1 लाख अधिक पदों पर बहाली चल रही है, युवाओं को सरकारी रोजगार मिल गया है, और 3 लाख का काम शुरू है। हम लोग समझ लीजिए चुनाव जो होगा विधानसभा का, उसके पहले हम लोग 10 लाख, हो सकता है उससे भी ज्यादा, हम लोग सबको सरकारी नौकरी में पहुंचा देंगे। ये जान लीजिए, ये सब काम हम लोग किए और कर रहे हैं। और अभी तक 5 लाख लोगों को रोजगार भी मिल गया। तो इसके बाद हम लोग छोड़ देंगे जी। 10 लाख का कहे थे तो 10 लाख से भी ज्यादा का रोजगार हम लोग पहुंचा देंगे। तो ये सब तो राज्य में भी हम लोग कर रहे हैं। और केंद्र का कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा, हर प्रकार का सहयोग केंद्र के सरकार से, जिसकी हम लोगों ने चर्चा की। कितने जगहों पर सड़कों का, बहुत तरह का काम, अनेक तरह का काम किया जा रहा। तो इसीलिए इन सब चीजों को याद करिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जो काम करवाते हैं पूरे देश में और बिहार में, उसको याद करिए। हम सब लोग मिलकर के बिहार में जो काम कर रहे हैं उसको भी याद रखिएगा, और मिलजुल करके हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 10वां साल चल रहा, फिर तो आगे रहने करेंगे। 5 साल में कोई दिक्कत नहीं, और हमको पूरी उम्मीद है कि 4,000 से ज्यादा, उससे भी ज्यादा जरूर एमपी यहां पर रहेंगे इनके पक्ष में। तो आप लोग सब पक्ष में दीजिएगा ना, यहां के लोगों को वोट दीजिएगा ना। यही हम अनुरोध करने आए हैं, पूरा दीजिए, ताकि आपका भी और आपके लिए कितना भी काम किए हैं जी। नवादा हम घूमते न रहे जी, एक भी काम आप जानते हैं नवादा से कितना बढ़िया। अब आप जानते हैं कि नवादा के सोखो देवरा पहाड़ के बगल में लोक नायक जयप्रकाश नारायण जी बहुत पहले आए और वहां पर वो रहते थे। अब बाद में जब हम लोग बराबर घूमते रहे, वहां पर कोई बाद में कुछ कमी थी उसको भी ठीक किया। अब बराबर ना हम जाते रहते हैं, याद है ना, हम तो हर जगह घूमते न रहते हैं। आप पिछले साल तक भी सब जगह ज्यादा करके एक एक काम देख न लेते हैं जी, और सब जगह का कितना ज्यादा काम आपके यहां भी जो हुआ, बहुत लगता था। अब पहले कितना समय लगता था। अब पुल पुलिया सड़क का भी निर्माण यहां पर कितना हुआ, आने जाने में असुविधा थी, सब कुछ कर दिया गया। अब आपको एक बात और बता देते हैं कि यहां पर भी पीने के लिए पानी की कमी थी यहां भी नवादा में। तो अभी हम लोगों ने साथ में तय कर लिया था जल डैश जीवन डैश हरियाली में कि हम लोग गंगा जल पहुंचा देंगे गया में, बोध गया में, नवादा में और वहां राजगीर में। अब आप समझ लीजिए नवादा का काम अभी पिछले बार सब कुछ हो न गया,
एक एक काम कर रहे हैं। आज जितना काम करवाए हैं, हम लोगों की सरकार ने यह तय कर दिया कि और जरूरत पड़ेगा तो और ज्यादा हम गंगा जल को लाएंगे और हर किसी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं पड़े। तो एक एक तरह से तो हर तरह का काम हम लोग कर ही रहे हैं, और कौन काम नहीं किया गया है। इसीलिए याद रखिए, और हम लोग एक एक जगह कोई समस्या होती है उन सब चीजों को देखते रहते हैं। और आप चिंता मत करिएगा, इतना विकास हुआ, और मैंने शुरू में ही कहा पहले कुछ नहीं था, बाद में बहुत कुछ हुआ है, अभी हो रहा है। कितना कम बच्चियां पढ़ती थी, लड़के कितना कम पढ़ते थे, और उसके लिए कितना काम कर दिए। तो लोग याद न रखे, याद रखे, और ताकि सब कुछ और इतना सब काम हो रहा है। और लोग जो पहले कुछ नहीं किए थे, कुछ दिन के लिए हमारे साथ आ गया था, ले आए थे, हम गलती कर से ले आए थे। अब उसके चलते जो हम काम करवाए तो दावा कर रहा है कि हम काम किए। वो क्या काम करेगा? याद करिए ना, 15 साल क्या काम किया, और यहां पर सारा काम हो रहा है। और अब हम एक बार उसको कुछ दिन के लिए लाए, फिर छोड़ दिया। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि जो काम पास से हम लोगों ने शुरू किया, भविष्य में कभी हम लोग आपस में नहीं छोड़ेंगे, एक साथ रह करके ही आगे बढ़ाएंगे। पूरा बिहार आगे बढ़ेगा, पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो आज आप सबके काम के लिए भी आए हुए हैं, आपकी बात के लिए। ये मामूली बात नहीं है, प्रचार हो रहा है। अब इसके लिए आज पधार गए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और मुझे पूरा उम्मीद है कि नवादा लोकसभा क्षेत्र से विवेक ठाकुर चुनाव लड़ रहेंगे। तो इसीलिए हम आपसे ही चाहेंगे कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपसे अनुरोध करने आए हैं, तो आप बताइए विवेक ठाकुर भारी मतों से विजयी होंगे? हाथ उठा के बताइए, सब लोग हाथ उठा के बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इसके लिए मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूं, और निश्चित रूप से आप निश्चिंत रहिए, जितना काम आगे बढ़ा है उसको भी और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब जिस इंतजार की घड़ी थी वो अब खत्म हो गई। हम लोग के देश के नहीं, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सभी लोगों के अभिभावक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि वो आके इस नवादा की जनता को संबोधित करे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय। छठी मैया अपने सबके हम प्रणाम कराइए। मैं बिहार और मगध की धरती को प्रणाम करता हूं। मगध की इस महान धरती में चंद्रगुप्त मौर्य का शौर्य है, आचार्य चाणक्य की बौद्धिक क्षमता है, और इसमें देश को दिशा देने का अद्भुत सामर्थ्य है। ये क्षेत्र बिहार के पहले मुख्यमंत्री, बिहार केसरी श्री कृष्ण बाबू की जन्मभूमि भी है। नवादा लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की भी कर्मभूमि है। मैं इन सभी महान विभूतियों को आदरपूर्वक नमन करता हूं। साथियों, नवादा ने हमेशा भाजपा को, एनडीए को
अपना भरपूर प्यार और भरपूर आशीर्वाद दिया है। और मैं देख रहा हूं आज भी आपका ये उत्साह, ये प्यार, ये साफ साफ बता रहा है कि नवादा के साथ साथ पूरे बिहार में एनडीए का परचम लहराने जा रहा है। मैं अभी बैठे बैठे नीतीश जी से, हमारे सम्राट जी से बात कर रहा था। मैंने कहा भाई सभा का समय क्या दिया है, क्योंकि हुजूम का हुजूम अभी आ ही रहा है। ये दोनों गेट पे मैं देख रहा हूं, यानी एक प्रकार से पूरा प्रवाह चल रहा है। ये अद्भुत नजारा है। साथियों, बीते 10 वर्षों में देश ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है, देश में विकास के जो काम हुए हैं, एनडीए को मिल रहे विशाल जन समर्थन में उसकी झलक दिख रही है। इसलिए आज पूरा देश कह रहा है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार, आज पूरा बिहार कह रहा है, फिर एक बार। साथियों, आपको याद होगा लाल किले से मैंने कहा था, यही समय है, सही समय है। भारत के इतिहास में कई शताब्दियों के इंतजार के बाद ये समय आया है। ये वो समय है जब हम मिलकर काम करें तो भारत विकसित हो सकता है। भारत अपनी गरीबी दूर कर सकता है। हमें इस मौके को गंवाना नहीं है और इसलिए 24 का ये चुनाव बहुत अहम हो गया है। बीते 10 वर्षों में बिहार के लोगों ने देश हित में लिए गए अनेक बड़े निर्णय देखे हैं। आज भारत में, बिहार में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आज बिहार में आधुनिक एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण हो रहा है। वंदे भारत जैसी ट्रेनें बढ़ रही हैं। डिजिटल क्रांति ने सरकार की सेवाओं को आपके मोबाइल में पहुंचा दिया है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। आप मेरी बात से सहमत हैं? भारत का डंका बज रहा है। यूरोप में डंका बज रहा है। ऑस्ट्रेलिया में डंका बज रहा है। न्यूजीलैंड में डंका बज रहा है। अफ्रीका में डंका बज रहा है। अमेरिका में डंका बज रहा है। कैसे? ये कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? कैसे हो रहा है? आपने गलत जवाब दे दिया।
ये मोदी के कारण नहीं हो रहा है, ये आपके एक वोट के कारण हो रहा है। आपके उस वोट की ताकत है जिसने देश को मजबूत सरकार दी और उसके कारण देश मजबूत कदम उठा रहा है। मुझे विश्वास है बिहार की ये महान धरती विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए अपना भरपूर आशीर्वाद देगी। साथियों, मोदी देश से गरीबी खत्म करने के मिशन में जुटा है। मैं भी आप ही की तरह गरीबी को जीकर यहां आया हूं। मैं कभी भूल नहीं सकता कि 2014 के पहले देश में क्या स्थिति थी। करोड़ों देशवासी कच्चे घरों में रहने को मजबूर थे या बेघर थे। देश के गांवों में ज्यादातर लोग खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थे। गरीबों के पास न गैस कनेक्शन था, न नल से जल आता था। गरीब का राशन बिचौलिए खा जाते थे। अस्पताल में इलाज के लिए गरीब को दर दर भटकना पड़ता था। साथियों, गरीब का बेटा मोदी गरीब का सेवक है। मैं जब तक देश के हर भाई बहन की गरीबी दूर नहीं कर लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुआ वो आजादी के बाद के 6 दशकों में भी नहीं हुआ था। इसी का नतीजा है कि 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जब नीयत सही होती है, हौसले बुलंद होते हैं, तो नतीजे भी मिलते ही हैं। और साथियों, अगर मैं आपको ही पूछूंगा तो आप इस सरकार के अनगिनत काम बता देंगे। हर इलाके का लोग बोलेंगे, हाँ हमारे यहां ये हुआ। हर परिवार कहेगा, हाँ हमारे यहां ये हुआ। 10 साल में इतना काम, इतना तेजी से काम पहले कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। उतनी तेजी से आज काम हो रहा है। लेकिन भाइयों बहनों, आपको लगता होगा साबी सर्वे वाले कहते हैं कि भाई इस बार तो 400 पार पक्का है। सारे अखबार वाले लिखते हैं 400 पार पक्का है। सब लोग कहता है कि भाई एनडीए का जय जयकार है। फिर लोग कहते हैं अरे इतना सारा हो रहा है, मोदी इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? भाइयों बहनों, चुनाव तो आपने जिताना तय कर लिया है। मैं तो मेहनत इसलिए करता हूं कि मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिल जाता है। अपनों से मिलने का आनंद होता है। अपनों को मिलने से ऊर्जा मिलती है, अपनों को मिलने से प्रेरणा मिलती है। और इसलिए मैं आपके बीच आता रहता हूं। और भाइयों बहनों, इतने सारे काम हुए। कोई ये कहेगा यार मोदी जी बहुत हो गया, इतिहास में नाम हो गया, अब तो आराम करो।
मेरा उनको जवाब है, मोदी मौज करने के लिए नहीं पैदा हुआ है। मोदी मेहनत करने के लिए ही जन्मा है, और वो भी 140 करोड़ देशवासियों के लिए। अब तक बहुत हुआ है, बहुत किया है, लेकिन मोदी का मन तो यही कहता है कि ये तो अभी ट्रेलर है। इतने से हमें रुकना नहीं है। अभी तो गाड़ी टॉप गियर में ले जाना है। अभी तो रनवे पर है, नई ऊंचाइयों को पार करना है। अभी तो बहुत कुछ करना है। हमें देश को, बिहार को नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। साथियों, बिहार और नवादा की हमारी माताओं बहनों को लंबे समय तक जंगल राज के अंधेरे में अपना जीवन गुजारना पड़ा है। बिहार में एक वो भी समय था जब हमारी बहन बेटियों को सड़क पर निकलने से डर लगता था। नीतीश बाबू के प्रयासों से, हमारे सुशील मोदी जी के अथक प्रयासों से बिहार इस जंगल राज से बाहर निकला। अभी नीतीश जी विस्तार से बता रहे थे कि जंगल राज के समय शिक्षा की, स्वास्थ्य की, अन्य सुविधाओं की कैसी हालत थी। नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार उन परिस्थितियों से बाहर निकला है। अब हर बहन के पास उसके इस भाई की मोदी की गारंटी भी है। आज 12 करोड़ घरों में बने इज्जत घर महिलाओं के सम्मान की गारंटी है। आज बिहार में करीब 1.25 करोड़ उज्ज्वला सिलेंडर धुएं से आजादी की गारंटी है। अकेले नवादा में ही 2 लाख से ज्यादा उज्ज्वला कनेक्शन है। बिहार के गरीबों को मिले 37 लाख पीएम आवास, महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा की गारंटी है। बिहार के 8.5 करोड़ लोगों को मिल रहा मुफ्त राशन इस बात की गारंटी है कि किसी मां की संतान भूखे पेट नहीं सोएगी। इतना ही नहीं, तीसरे कार्यकाल में अभी तो मोदी की कई और गारंटी आने वाली है। अब मोदी की गारंटी है कि गांवों की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाएंगे। अब मोदी की गारंटी गांव और गरीब परिवार की बहनों को ड्रोन पायलट बनाने की है। मोदी ने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी शुरू की है, ताकि गरीबों का बिजली का बिल, मध्यम वर्ग का बिजली का बिल 0 हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन साथियों, मोदी की ये गारंटियां कांग्रेस, आरजेडी वाले, इंडी गठबंधन वालों को परेशान कर रही है, उनको पसंद नहीं आ रही है। इंडी गठबंधन के
एक बहुत बड़े नेता ने कहा कि मोदी जी आपको जो गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। अरे इतने डर गए हो क्या? अरे मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? ये लोग कहते हैं और कानून को जानकर कह रहे हैं कि मोदी का गारंटी देना ही गैर कानूनी है। मेरे देशवासी, आप इस देश के मालिक हैं। आप मुझे बताइए, क्या मोदी गैर कानूनी काम कर रहा है? क्या गारंटी देना गैर कानूनी है? क्या मैं मेरे देशवासियों को मेहनत करने की गारंटी देता हूं तो क्या मैं गुनाह करता हूं? मैं मेरे देशवासियों को यह कहूं कि मैं 24 घंटे काम करूंगा तो क्या यह गुनाह है? मोदी गारंटी देता है, उसको भी उन्होंने गुनाह बना दिया। अरे भाई, मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है। मोदी गारंटी इसलिए देता है कि मोदी की नीयत साफ है। मोदी इसलिए गारंटी देता है क्योंकि वो गारंटी पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। अहंकार में डूबे इंडी गठबंधन वालों को, खुद को देश का परमानेंट शासक समझने वाले इंडी गठबंधन वालों को ये समझ नहीं आएगा। साथियों, चुनाव में झूठ बोलना, झूठ बोलकर वोट लेना इंडी गठबंधन वालों की पहचान यही है। इसलिए ये मोदी की गारंटी उसे भी रोकना चाहते हैं। ये भूल रहे हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? गई कि नहीं गई? ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें। इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। ये मोदी है जो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर की धरती पर भी ले गया, इतने सालों के बाद ले गया। और आप कमाल देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, छोटा पद नहीं है, उन्होंने अभी भाषण किया। उन्होंने ये कहा, और वो कहीं शायद राजस्थान में बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई ये राजस्थान में आकर के 370 का क्या लेना देना, मोदी यहां आकर के 370 की बात क्यों करता है। ये सुनकर के मुझे बहुत शर्म आई। दोस्तों, क्या जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? जम्मू कश्मीर हमारा है कि नहीं है? कांग्रेस समझ ले, सुन ले, इसी कश्मीर की रक्षा के लिए मेरे बिहार के अनेक नौजवानों ने मातृभूमि के लिए सबसे बड़ा बलिदान दिया है। कितने ही वीर जवान तिरंगे में लपट करके लौटे हैं कश्मीर को बचाने के लिए।
आप ये कहते हो राजस्थान की धरती पर भी इतने ही वीर परिवार हैं जिनके बेटे मातृभूमि में कश्मीर की रक्षा करने के लिए शहीद होकर के लौटे हैं। आप ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान के उस कोने को क्या लेना देना, उस कोने को क्या लेना देना। ये टुकड़े टुकड़े करने वाली गैंग का प्रताप है कि ये लोग ये भाषा बोलने लगे हैं। क्या ऐसी भाषा बोलने वालों को माफ किया जा सकता है? क्या शहीदों का अपमान सहन किया जा सकता है? भाइयों बहनों, मोदी ने 3 तलाक को खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? 3 तलाक जैसी महिला विरोधी कुप्रथा खत्म हो गई। मोदी ने भारत को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाने की गारंटी दी थी। नतीजा, जो भारत को आंख दिखाते थे अब वो आटे के लिए भटक रहे हैं। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है। जो 500 वर्षों में नहीं हो पाया, जिस राम मंदिर के निर्माण को रोकने की कांग्रेस और आरजेडी ने बरसों तक कोशिश की, वो राम मंदिर बनकर तैयार हो गया। और ये देखिए, चलो भाई, देशवासियों ने चंदा दिया, 1 रुपया, 5 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, देशवासियों के पैसे से राम मंदिर बना है। सरकारी तिजोरी से राम मंदिर नहीं बना है, देशवासियों ने बनाया है। इनकी क्या दुश्मनी है इस देश के लोगों से? इनकी क्या दुश्मनी है प्रभु राम से? इनकी क्या दुश्मनी है अयोध्या से? उनकी क्या दुश्मनी है हमारी विरासत से कि राम मंदिर बन गया तो बोले हम उसके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, विरोध किया। क्या ये शोभा देता है क्या? शोभा देता है क्या? इतना ही नहीं, इनके मन में इतना जहर भरा है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में आ गए तो उनको 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। जरा रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। और इसलिए ये भी जानते हैं कि अगर मोदी की गारंटी ऐसे ही चलती, न विजन है न विश्वसनीयता है। दिल्ली में जो लोग एक साथ खड़े होते हैं, अलग अलग राज्यों में वही एक दूसरे को गाली देते हैं। यहां बिहार में तो गजब हाल चल रहा है। यहां इंडी गठबंधन एक उम्मीदवार खड़ा करता है तो दूसरा नेता कहता है कि असली उम्मीदवार वो है। यहां आपस में ही सिर फुटबल मची है। ये मजबूरी में साथ आए लोग हैं और इनकी मजबूरी का एक ही नाम है सत्ता का स्वार्थ। इंडी गठबंधन यानी भ्रष्टाचारियों का ठिकाना। इंडी गठबंधन यानी देश विरोधी नफरती ताकतों का ठिकाना। आप इनके बयान देख लीजिए। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। इंडी गठबंधन वाले भारत के एक और विभाजन करने की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी के नेता खुलेआम बयान दे रहे हैं कि वो दक्षिण भारत को अलग कर देंगे। 2 दिन पहले कांग्रेस ने
जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। साथियों, पूरे देश में चुनाव की हलचल बढ़ रही है, लेकिन ऐसा चुनाव है जिसमें विपक्ष के लोग गठबंधन बनाकर भ्रष्टाचारियों को छुड़ाने की रैली तो कर रहे हैं। और हालत देखिए, दो खेमे, दोनों के विचार देख लीजिए। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, देश तोड़ने की बात करने वाले भ्रष्टाचारियों का समर्थन करवाने वाले, सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले, इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? बिहार माफ करेगा क्या? कांग्रेस, आरजेडी आपका एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। इन लोगों को सत्ता और भ्रष्टाचार की लत लग चुकी है। सत्ता से दूर जाते ही ऐसे छटपटाने लगते हैं जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। इसलिए इन्हें सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है। साथियों, मुझे कल दिल्ली में कुछ लोग बता रहे थे, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि ये इंडी गठबंधन इस चुनाव के मैदान में कहीं नजर नहीं आ रहा, उनके नेता नहीं आ रहे हैं। तो मैंने जरा पूछताछ की। मैंने कहा, भाई मामला क्या है, ठंडे पड़े हो? वैसे उनके एक नेता ने बयान भी कर दिया कि हमारे लोग बहुत सुस्त है, ठंडे हैं, कुछ करना नहीं चाहते। तो उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के वरिष्ठ नेतागिरी में पिछले 15 दिन से बहुत तूफान चल रहा है। तो मैंने कहा, क्या तूफान चल रहा है भाई? बोले उनके एक नेता ने हट पकड़ करके बैठे हैं कि जब तक इंडी गठबंधन उन्हें प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित नहीं करेगा, वो एक भी चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब ये हाल है उनका, वो बता नहीं पा रहे हैं उनका नेता कौन है, और वो अंदर अंदर लड़ रहे। और इंडी गठबंधन वाले कहते हैं कि भाई अभी नहीं, चुनाव नतीजा आने के बाद तय करेंगे। अब वो अड़ करके बैठ गए हैं और वो कहते हैं जब तक मुझे नेता घोषित नहीं करोगे मैं कोई रैली करने वाला नहीं हूं। अब ये समझा रहे हैं, पता नहीं समझ जाए नहीं समझ जाए, लेकिन ये हाल है उनका। साथियों, मैंने हमेशा कहा है 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार है, और ये सिर्फ शब्द नहीं है, मेरी भावना है। आपका सपना ही मेरा संकल्प है। नवादा के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भाजपा ने हमारे साथी मित्र विवेक ठाकुर जी को उम्मीदवार बनाया है। उनको दिया गया एक एक वोट मोदी को मजबूत करेगा। 19 अप्रैल को कमल छाप उस पर दिया गया हर वोट विकसित भारत के संकल्प को मजबूत करेगा। आप यहां से जाकर नवादा के जन जन तक मेरा प्रणाम भी जरूर पहुंचाइएगा। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। अब की बार, अब की बार, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद।
नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। जय जय श्री राम। धन्यवाद। Tamil politics for a long time, it is a politics that was based on vulgarity, especially the DMK politics. Kalingar Karunanidhi, for whatever we speak about him, he walked, he travelled, he slept in the roadside areas. He travelled, he took money, 1 paisa, 10 paisa, 1 rupee, 2 rupee. That's how the 1949 to 1967, the growth happened. Udayanidhi Stalin comes. Cinema actor, golden spoon, comes in the ivory tower. You speak the same language, I am going to annihilate Sanatana Dharma. That is why you see the revolt. Anybody in Indian politics should learn from A. Rajaji how to do politics. When he's on the back foot, when the corruption is coming on him, he doesn't want people to talk corruption about him. He will shift it to Sanatana Dharma. That I will not wear a skull cap. Neither will I tell my Muslim friends to wear a vibhuti. Because if I wear that skull cap for that 110 microseconds because I have to come in photo to say that, oh, you are my friends, I don't want to be that kind of politician. And saying that, oh, Modi ji doesn't wear a skull cap means Modi ji is anti-Muslim. That should be the biggest joke of 21st century. When somebody says, I am going to cut PM to pieces, you want me to answer rationally, madam? Oh, no, sir, you can't cut PM to pieces. He has got SPG security. He has got 4-layer security. You are such some small man in Tamil Nadu. You don't even belong to the dirt that is in Modi ji's nail. So please move away. I have to reply in a certain way where they have to make sure next time the same language should not come in their mouth, madam. Tamil Nadu, when the political change has to happen, you have to defeat the ecosystem. The candidates are mere tools of an ecosystem. And Coimbatore is one such seat where the ecosystem is at play. 2019 was not a great year because the message was mixed. And our language and our alliance partners' language were very different. Modi ji is an opening batsman. He has hit 6s and 4s. And he has given you 200 runs, he has gone. And again, he'll come back. But 150 is you have to score. How many seats do you see? Madam, if you want to ask me a number, I would say double digit, very honestly. Why is it that your party members always make fun when Rahul Gandhi goes to the temple? You cannot become an Amar Akbar Antony just before elections. And people read through you. You become an Amar in one state, Akbar in one state, Antony in one state, depending on which state has got a character. Namaste, Jai Hind. Welcome to another edition of the ANI podcast with Smita Prakash. Thank you for liking and subscribing to the channel and sharing the conversations with people who you think will benefit from listening or watching these conversations. My guest today is no stranger to the ANI podcast. He featured in episode 35 in January 2023. Annamalai Kupu Swami is now contesting the Lok Sabha elections from Coimbatore. Annamalai, former civil servant turned politician, is the youngest person to become the BJP's president in the Tamil Nadu state unit. The state sends 39 members of parliament, and for decades now the MPs are from AIADMK or DMK, with the Congress and Communists having marginal presence. Polling for 39 Lok Sabha seats will be held in the first phase on April 19th. The BJP did not win a single seat from Tamil Nadu in the 2019 Lok Sabha elections. But now it's Annamalai all the way round who's drawing attention. So let's see what's in store for Annamalai and the DMK. Congratulations, Annamalai sir. Thank you for coming to the podcast. Thank you. Now, between last time that you were here and this time, there is so much difference in your career path. The Padayatra has happened and now the battle for Kovai. So it's going to be like Dravidian parties all out, making it a prestige battle. Annamalai has to be defeated at any cost. How do you see this battle? Thank you, madam. The room hasn't changed. You haven't changed. ANA hasn't changed. It is still the same excellent organization. Thank you for giving me one more opportunity to come here. Very happy to be here. Madam, firstly, I should thank the party for nominating me as a Karyakarta from Coimbatore. Of course, Coimbatore has become a very important battle now. And I'm seeing the social media from yesterday. All sorts of people have jumped in now.
They say that defeating Annamalai is the single biggest joy for them on June 4th. But for me, I go into this seat with all humility, madam. This is a very important seat and one of our country's growth engine seat. And I go with all humility, and I just have to be an ambassador for Modi ji and represent the people there properly. So I'm not bothered by all the noise that is made. Neither am I going to be very aggressive. People can make all sorts of comments, but I'm very clear. The people of Coimbatore are very rational. They're very logical. They look very long term. And India's first finance minister came from Coimbatore, and it's a long history. So noises be noises, madam, but I'm very confident that this time BJP will deliver, not only in Coimbatore, in Tamil Nadu as well. Noise, you say, because that is typical of Tamil Nadu politics. Lot of noise, lot of color, lot of everything is bigger than normal. Like what you see in other states. No, Tamil Nadu is like into two always. Maybe into 3, 4 I'll keep it, madam. You are being very kind to us. So generally the drama, the stage, the movie culture, larger than life personalities, money power, muscle power. So Tamil Nadu is always like that. The scene is always grand. At the same time, the politics is always people do with humility also. There is also another end. But unfortunately, because of the noise, this set of people get drowned. But I believe 2024 is a very open field, more than any other elections in Tamil Nadu. 2024, I'm sure the rest of India will get to see the humble and people who are working in the grassroots, not bothered by the aura of money power, muscle power. I hope this election should portray a different side of Tamil Nadu politics to the rest of the country, madam. Well, you were saying that it is, the humility and being humble, all that is coming. The accusation against your party is that, I'm not saying just Tamil Nadu, I'm saying nationally, the accusation everywhere is that it's become very arrogant because of being in power for 10 years. That humility, which was part of, a natural opposition party, which BJP used to be, like, being out of power, which was the humility comes from being out of power. But now, being in power for 2 terms, there is an arrogance in your party. Do you agree with that? There is generally a mistaken assumption between confidence and aggression. And BJP, of course, is a confident party and still maintains its roots. It is not going to change from the ethos of what the party is. And Modi ji has changed a bit from being a pracharak to a chief minister to a prime minister now. He's still the same person. Maybe I think a world's leader, but is so down to the soil. So opposition parties want to mistake a confidence as an aggression or as a party that is going beyond from where it came from. I feel very sorry for them. And BJP is still the same. The opposition parties, instead of looking at their own performance, looking at setting their own house in order, they just want to attach these big labels to BJP. Again, 2024 elections will teach them a lesson, madam. So now that you bring Mr. Modi and about Pracharak, I have to show you this video of Mr. Modi and you, which became so viral. So, like, what was happening out here, you tell me? He was patting you on the back and then he held your hand and it was like, bahut badhiya, he says. Like, I can lip sync. He said, bahut badhiya out here, right? This was one thing which went like viral. So what happened there? Tell me what happened in this video. This is the culmination of our yatra, Enman, Makkal, the last constituency, and the event was happening in Palladam. And Prime Minister was kind enough to come to attend the last concluding session of our yatra. I think it was a massive gathering of people, huge number. The passion, sheer passion and energy was so high. I haven't seen that in Tamil Nadu for a long time, madam. Modi ji knows Tamil Nadu. As a pracharak, he has stayed in Tamil Nadu. Ekta Yatra, he led from Tamil Nadu. And he has also visited Tamil Nadu at different points of time. So Modi ji is also seeing this. So I think the pat is not on my back, madam. It is for all the karyakartas out there. So a lot of people have toiled. So he was just saying that you have put a lot of hard work. The cadres have put a lot of hard work. He was very happy. So I was clarifying this somewhere also that it is his way of showing his support to all the karyakartas through me. And Modi ji, he always keeps setting the bar. Maybe the next video, if you see, show me that video. Next. See this video. Okay, he's saying something, and you're saying yes, and then you put your hand out
there. So, most people were saying that's something secretive. And then I said, okay, my first reaction was, this is Annamalai ji's training as IPS officer. He's closed his lips so that no media can find out what he's seeing, no lip reading. This is your IPS training that is happening out here. So while we could figure out that Modi ji is saying bahut badhiya in the earlier video, what Annamalai is saying, nobody knows in this. Madam, I don't know, it's a great privilege to sit with Modi ji and to just pick up that nuances, fine points. And it's so amazing. He sits in the stage, looks at people, and the kind of reading he does, just looks at people. He knows exactly what is happening. Energy, from where they have come, women, children. And I am really amazed by his eyesight. And many a times he finds out somebody in the crowd he will ask. A small child, a placard, something that is kept. Even we can't just read what is happening. He will read, he will say what is it. So Modi ji is mind is always there. It is just there. It is there in the crowd. It is there in that area. And he will keep pointing, observing why somebody is standing. For example, that video is all about at the back, there is no covering and the hot sun. Is water being provided to them? And looks like there is a holding area. Is there enough entrances that is kept for people to walk in? So you'll be so amazed. A prime minister coming, sitting, and immediately his eye scans everything, sees whether everything is in order, people are comfortable. And this was more about whether people are given water there, the shade is not there, and looks like there is some hold up. So I don't know, madam. It comes only with Modi is Modi. There's no comparison. I don't know, madam. Okay. In Coimbatore, he's been to Coimbatore before. For BJP, Coimbatore is in a very important place. I mean, with what happened with the blast, the serial blasts, for them it has been very important. But now, it's when we are looking at your constituency, DMK did not give the seat to the alliance. They have kept it with themselves. So how are you going to work out? What is your alliance? Has it fallen into place? The alliances that alliance has fallen into place, madam. All 39 seats we have declared yesterday, in the sense which is going to what party. BJP has declared the first list of candidates. Next will come soon. And we are ready. We are going to the battle. Absolutely ready. Now DMK played a very interesting game. So they knew that BJP is going to come hard. So they replaced the communist candidate with themselves, because communists will never leave Coimbatore. For a long time, Coimbatore has got communist MLAs. For a long time, it is decades. Yeah. For the very first time, DMK has taken that seat back, because DMK believes by sheer muscle power and money power, they can take that seat away from anybody who wants there. Yeah, so I had this, the data in case, so it's BJP, the Coimbatore seat 7 times, the left has won, Congress 5 times, DMK twice, BJP twice, and AIDMK once in the elections in the past, ever since. You're right, yes. In that. So, but it's BJP has been second placed 3 times, 2019, 2014, 2004, these things. So yeah, you were saying, sorry. Madam, like 7 last many times is communist, continuously. 2019, 2014 it is continuously a communist seat, except 2014 when ADMK won a 3-way fight. And this time DMK is brutally confident of its money power. They're coming to the battle only with money power. And we have to understand, madam, there are some seats in Coimbatore which are marker seats, in the sense, when we defeat somebody there, we are not defeating a candidate, we are defeating an ecosystem. And the whole ecosystem is at you. In Tamil Nadu, when the political change has to happen, you have to defeat the ecosystem. The candidates are mere tools of an ecosystem. And Coimbatore is one such seat, where the ecosystem is at play. And they'll completely come. The communist ecosystem is there. The DMK ecosystem is there. And why has it taken you so long not to build an ecosystem of your own? It is there, madam. 98, 99, if you see, it's a BJP seat. Then Coimbatore is also a very complex seat in a way. In a 3-way battle, it can go any which ways. Because every party is strong there. Every party has got a certain assured vote base. So this time we are very confident that we will go one up, for the simple reason our development has reached last 10 years, be it the industry, be it the beneficiaries of Coimbatore, and Modi ji's visit, being the roadshow recently that happened in Coimbatore, massive roadshow.
a very emotional outpouring by the people who came there. So this time we are very confident that we should deliver it. So this road shows that Prime Minister Modi has now, if I was to play the devil's advocate, he had these even in Bengal and huge crowds came even for him there. Somehow and you know, Rahul Gandhi had his Nyaya Yatra and before that Bharat Jodo Yatra. Crowds were there too. But with Bharat Jodo, the crowds came, but they didn't vote for Rahul Gandhi. So somehow, you know, Indians just, I think the crowds come, but vote you can never be certain. There are many other factors that come into play, isn't it? No, ma'am, I'm not denying that, but we have to understand when Modi ji comes as an opening batter, when he scores runs, just play a cricket analogy, IPL is starting today. When he gives you 200 runs in 30 overs or 27 overs, then the rest is you have to manage. When you have to reach 350, all is asking you is you manage 150 on your own. So that is the election management, meeting people, make sure people come out and vote. Make sure our narrative is right. Make sure our booth at the ground level is strong enough to meet all the voters who vote for BJP, bring them. So if everywhere it is like Modi ji delivers, he opens, he gives you a sound boat to stand and fight. So the Coimbatore is one such thing, Tamil Nadu is one such thing. The rest is election management. And states like UP and Madhya Pradesh with multiple winning elections, a cadre is built, leaders are built. For them, management is like a second skin. And for parties like BJP in Tamil Nadu, we are just learning. And the leaders are coming in, they are getting exposed. And we are also becoming smarter, getting adapted, learning from our mistakes. So that's how I will say, madam. Everywhere Modi ji gives you that opening push. And be it Bengal, be it Tamil Nadu. But this time I'm confident that we have done our hard work over the last many years to build a strong team to capitalize Modi ji's charisma, vision, energy and translate to what. The second part is more challenging. That's the challenge, madam. When you did the Padayatra, you had 200 days, 234 constituencies. What were people coming and telling you in that? Did you feel between last year and this year in your interaction with people, did you see any change? Was it because firstly now everybody knows who you are? You've travelled the length and breadth of the state. Did you feel any change? What did people come and tell you? I felt a lot of change. One, people came with a lot of, madam, demand, in the sense that only to family people they demand. For an outsider politician, they don't demand. You do this, why it is not happening, why you should do it. So more like a demand, which I felt very happy. So not from a request or not from an expectation, they went into the demand stage. I'm expecting you to do it, you should fix it, or your party should fix it. That we felt is a big change because they accepted us as one of their own. So this shift is more important. Unless they accept you in politics, madam, they will see you as like from agent and manager relationship. So it is more about accepting you as one of them. Second, madam, this is the party's Padayatra is a unique yatra because it is not a straight line yatra, meaning that you start from point A and then you walk in the road, you reach point B. This is more, all 234 you go, stay for a night in 234. Predominantly, we must have stayed in 113 constituencies, 113 different places. And people see only the yatra, but we don't do 3-4 things apart from yatra on the same day. We meet a farmer, we go to a beneficiary's house, maybe have a food, talk with them, then meet the local groups. It could be a self-help group, it could be an NGO, it could be an auto driver union, it could be a business trade union group, or it could be a professional group. Sit with them, 150, 200 people, 1-2 hours you talk. So what it happens, madam, it roots the party to the ground. Your party gets rooted. And more importantly, wherever we go, the new people join. Or the old people, the previous cadres get energized. So now, this yatra, we took as an opportunity to introduce all our leaders to that public. So we want to give confidence to our leaders. Look, there is so much crowd coming in for us. And you just have to be confident of yourself. So multiple things the yatra achieved. So if you have to put it in one line, that they accepted us as one of their own. That is very important. And this yatra has made it happen. So I think what you're saying is that the curiosity over you and your party is over. Now it is, you see, because there is something called muscle memory also when you go to cast your vote. For so long, the muscle memory has been DMK, ADMK, right? Now, to change that, it is not enough to find out about the party. You need to know about the party. So has it moved from curiosity stage to the demand stage, and you're confident enough that it can break the muscle memory? You're right, madam. One, now BJP is not a party that is not to be treated well in Tamil Nadu. So that is gone. That we have crossed it long time back. Now stage number 2, accepting BJP as one among their one. Stage number 3 is evaluation. Oh, BJP is here, DMK is here, ADMK is here. Let me evaluate. So this election is more evaluation. Next 28 days,
with a honest, open mind, they're going to evaluate three parties. Because when the evaluation stage is not there, you are only in the stage two, just consideration. In the voting stage, you are not there. So this time is so important because our candidates matter, our manifesto matters, our narratives matter, because we have come to the evaluation stage now. So the very first time they do a sense of balance. Where is BJP? Where is them? Where is them? Oh, Modi ji is there. So Modi ji is great. But still through this candidate, can I get what I wanted for my constituency? So all those things happen. That is why I keep telling our people, look, Modi ji is an opening batsman. He has hit sixes and fours. And he has given you 200 runs, he has gone. And again, he'll come back. But 150 is you have to score. And with all your hard work, we cannot just say, oh, Modi ji has come and everything is happening. Well, he has done his work. Now in the evaluation stage, we have to do our work. That's how I will put this election, madam. So if you're doing your work, how many seats do you see? Madam, if you want to ask me a number, I would say double digit, very honestly. Okay. And because BJP for the very first time, we are contesting in 19 on our own. 4 alliance parties in our symbol, meaning 23 in Lotus. And 16 alliance partners in their own symbols, they are contesting. Three-way fight is an interesting three-way fight. You might ask me why 10? When there is a strong third party, in a three-way fight, that is how the party grows. In a two-way fight, it is impossible for a third party to come in and make a mark. In a three-way fight, we believe that we have votes of our own. Maybe if 15% vote 10 years back, maybe 20% vote couple of years back. Now the 10-20%, the curious, the neutrals, people who are watching, and they are shifting to BJP. So I'm very confident. A three-way fight, I can confidently predict this number. In a two-way fight, I might not be this confident, even within an alliance. You know, since last year, you've been saying that BJP needs to have a footprint of its own. We can't keep riding on a regional parties thing. Yes, have an alliance, but we can't keep riding on their thing. We need to have our own footprint in the state. You've been saying this for a year. You said this in the podcast last time also. But tell me now, is that dream is getting fulfilled in the sense like one saw it in Uttar Pradesh, right? That it was either BSP or SP. Somewhere BJP carved a niche of its own, moved. Is that the model that you have for Tamil Nadu? Yes, madam. Now, what is a brand identity? Every party, what is a brand identity? Tamil Nadu, when people should differentiate, you ask a common man, Anna, what is DMK? 3 things in his mind, her mind, maybe a sister or mother. What is ADMK? 3 things in his her mind. BJP, 3 things in their mind. So unless you don't give them the option of having 3 things for BJP, what will BJP do? Immediately they say, oh, BJP comes, they'll remove alcohol shops. When BJP comes, they'll treat temple goers with respect. When BJP comes, no corruption. These 3 things, if it doesn't go to the top of the mind recall, there is no way, like you said, in the muscle memory, BJP is there in the voting. So all the hard work is to say Tamil Nadu BJP stands for this, and this. They have to remember. Only then in the evaluation stage where we are now, they'll say, oh, DMK comes, I'll get this. ADMK comes, I'll get this. BJP comes, I'll get this. For that, it is very important. You got to stand away from all of them and say, look, this is me. And you should give people a honest reason to vote for you, madam. And people will vote for you when they see a honest reason. So the 3 things that the DMK will say is about the BJP, which, see, how to beat the BJP is fear factor. I've seen in many election campaigns, regional parties use fear factor. What I see happening is the 3 things which you're, if I was to just pick 3 things, that they will change the constitution, and there will be Hindi imposition. I'm just randomly picking. Yeah, madam. Hindi imposition, change the constitution, north-south divide, your identity is finished. Correct. I am very happy, madam, that this is what I was telling, that BJP should have a similar band recall to counter this. Let's imagine you are with a big alliance partner, you're traveling with them. So where is the niche for you to counter this? When your alliance partner for the last 10 years also says, I don't want 3 language, I want 2 language only. When your alliance partner also tells, I don't want a new education policy. When your alliance partner also tells, South is not being taken care properly, we are getting less share of taxation. And you are with that alliance partner. So it is a mixed message you delivered. 2019 was not a great year because the message was mixed. And our language and our alliance partners' language were very different. And when Prime Minister 2019-20 says, please learn 3 languages, 3rd language is optional. You pick anything you want. When Tamil Nadu has got so much linguistic speaking minority, Coimbatore, predominantly Malayalis. Of course Tamils, but among the non-Tamil speaking, predominantly Malayalis. You go to Chennai, predominantly Telugu speaking population. Go to Krishnagiri, it is Kannada speaking population. So there is a huge people who are there, but
But when you're an alliance, you don't have that niche to communicate what you want. So the only option is, we have become aggressive in the last 2 years to communicate, okay, North-South party, who's Annamalai, who's this guy, who's the other party guy, who's your district president. North-South, what has happened? When Modi ji is coming, Sengol is there, so much honor is given. Modi ji himself is coming, talking about Tamil pride. Is it North-South? No, 28%, 28 paisa only we are getting. What about 72 paisa? Again with data you present. What is this new education policy? Again you present. So now, for the very first time, the countering is happening. Till now, the countering was not, people tried their best. But when with the bigger shadow, with the smaller shadow, whatever you speak, people don't listen to you. The bigger shadow, they will listen. That's how I would say, madam. The second one, every election for every party, there is a positive effect, there is a negative effect. Of course, the positive effect is what I said. BJP comes this. For the opposition to say when BJP comes this, it is also you have to counter that parallelly. So we are very confident, we have countered that. The Padayatra was an example where you meet millions of people. You speak this in the public forum. You put it on, you bear it out. You put everything there, your heart and soul. You say, look, everywhere you speak. Not only one speech, multiple speeches in a constituency. And you give an opportunity for people to come and see you closely. And people should not see this as Behemoth. People sit in Chennai and big leader, many leaders. People should come see in the soil to see what is this party. Oh, they are also like me. They are also normal people. Because ADMK and DMK, specifically DMK, they grew in a very different style, madam. Kalingar Karnanidhi, for whatever we speak about him, he walked, he travelled, he slept in the roadside areas. He travelled, he took money, 1 paisa, 10 paisa, 1 rupee, 2 rupee. That's how the 1949 to 1967, the growth happened. They went to all villages. They lived very simply. And that's how the initial ADMK founders also lived. So what happens? The first impression is the best impression. They have seen them. Ideology could be bad. What they spoke could be debatable, could be argumentative. That is different, madam. But they were sons of the soil, completely rooted. Even Mr. Periyar, when we don't agree with many things he says, but people felt Periyar is living the way he wants to speak. I am a harsh critic of Periyar in many ways. Now suddenly Udayanidhi Stalin comes and speaks the same language. People say, no. Your father, your grandfather lived out with me. So whatever he spoke, right or wrong, I listened. The initial Periyar lived with us. Whatever right or wrong, I'm listening to them. So their growth phase is completely different. Now the chance we see is the third generation, fourth generation, even Ivory Tower. And you speak their language. So that is where BJP has to go to the ground. Now to counter it, we can't sit in AC rooms. You have to be in the ground. In fact, after the election, the party were very clear. The phase 2 Enman Makkal Yatra. That is going to be very different. That is our plan. Just stay in the village. Don't come out. So you think that the same thing which Periyar spoke or which Karunanidhi spoke about Sanatan Dharma is being spoken by Udayanidhi or by Stalin himself, and it was acceptable when Periyar spoke it and when Karunanidhi spoke it, but not acceptable when they spoke it, but the message is the same? No, madam. What I am trying to convey is, when Periyar must have spoken 100 things. 100 things. Caste inequality, social discrimination, temple entry, blah, 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 100 things. In that, 30 things could be downright historical. Downright historical. Pandit Jawaharlal Nehru ji, he wrote a letter to Kamarajaraya, Chief Minister. He called Periyar ji as a lunatic. Yes. Lunatic. Downright historical comments. A Prime Minister has to write to his own Chief Minister from the same party, saying that put him in a lunatic asylum. So that kind of obnoxious things were spoken. But still people did not revolt. Now your counter question should be is, why Tamil people did not revolt? They should have revolted in 1950 or 55 or 60. Because normally when somebody is in the ground, being with people, they speak some things which we don't accept. You forgive and move on. It is not that you accept what they speak. But you look at other positive things, you stand with them. That is how the grassroots leaders are treated very, very differently. Because even 2-3 comments are obnoxious to you, still you forgive and move on. It's okay. You will not speak the same language of Periyar. Tamil Nadu never spoke, the common Tamil person never spoke the language of Mr. Periyar. He never went to a street and said, oh, bring Rama, I am going to Cheppal Rama. No, that is a language that Dravida Kalagam spoke. So the point I am trying to communicate, madam, since they were in the grassroots and the ground, in their early part of life, whatever historical comments they spoke, it was ignored or forgiven. Or people felt, I am not going to react, maybe I am not interested, I will move on. But I am going to see the other things. That's how they were able to gain a foothold. Now, Udayanidhi Stalin comes. Cinema actor, golden spoon, comes in the ivory tower. You speak the same language, I am going to annihilate Sanatana Dharma. That is why you see the revolt. Why suddenly a common man speaks Sanatana Dharma, madam? Is there a revolt?
100%. 100%. I'm You go to seeing any more state. happening in rest of the country, but in Tamil Nadu, not so much. Madam, let us not go by the media, madam. Now media ecosystem is just 1% of the whole thing. And the media ecosystem in Tamil Nadu, we all know for a fact how it is very different from the rest of India because it is all controlled by a group that is trained by this so-called the Dravidian ecosystem, specifically the DMK ecosystem. They live as editors in many places. But many people, honestly, inside the media, they felt revolted, but they can't go against the input or output editor who controls what should come. But for a common man, why did Udayanidhi Stalin apologize, madam? It is not because the pressure that came from the rest of the